lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our next chapter, which is work and energy. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं वर्क क्या होता है. अब यूजली हम बोलते हैं यार आज मैं थक गया, आज मैंने बहुत काम किया. और उस काम में क्या हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने पूरा दिन पढ़ाई करी, ठीक है, तो मैंने बहुत काम किया, मैं कोई नॉवेल रीड करी, भाई मैंने पूरा दिन बुक रीड करी है, पूरा दिन रीडिंग करी है, बहुत काम किया, थक गई मैं. हम तो इन सब चीजों को काम कंसिडर करते हैं, लेकिन क्या फिजिक्स की टर्म में ये काम होता है? नहीं. देखो, सो द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन मे वैरी इन रियल लाइफ एंड साइंटिफिकली. फॉर एग्जाम्पल, we may consider studying, talking, singing, reading as work, but it is not in the case of science. अब वो कह रहे हैं साइंस के हिसाब से अगर तुम पूरा दिन बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तुमने कोई काम नहीं किया, ठीक है. मम्मी भी ऐसे ही बोलते कि कुछ काम नहीं किया, देखे वो खाली बुक लेके बैठी हुई है. लेकिन यहाँ पे जब हम फिजिक्स की टर्म में बात करते हैं, साइंस की टर्म में बात करते हैं, सो अगर आप बातें कर रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, तो उसको वो वर्क कंसिडर नहीं करते. तो किन चीजों को वर्क कंसिडर किया जाएगा? सो वर्क पैरामीटर कैसे जज करा जाएगा? पहली चीज, अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट. आपने एक फोर्स लगाया है, उसको वर्क कंसिडर किया जाएगा. ऑल्सो इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन. जैसे अब पहली चीज क्या है कि आप फोर्स लगा रहे हो. जैसे एक दीवार है, अगर मैं लगी हुई उस पर फोर्स लगाने में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन तब भी वर्क डन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो दीवार हिल नहीं रही. तो क्या दो मेजर फैक्टर्स हो गए? पहली चीज फोर्स लगना चाहिए और दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. जैसे ये है, अब इसको मैंने धक्का देके यहां तक कर दिया, ये वर्क डन माना जाएगा साइंस के हिसाब से. यहां से इसको पुश करके ये क्या, क्योंकि फोर्स लगाया, फोर्स लगा के पुश किया. जब मैंने इसको पुश किया तो ये यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स लगा, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है. ठीक है. और डायरेक्शन की बात करें तो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पे ये कंसिडर होगा वर्क डन. ठीक है. अब देखो जरा आगे हम देखते हैं, when you play a certain force F Newton on an object and the object moves a distance d meters in the direction where you applied the force, then the amount of work done can be calculated as. अब work done अगर न्यूमेरिकल्स में जब हम निकालेंगे तो क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. अभी हम देख के आए हैं, वर्क डन की जब बात करी दो चीजें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन निकल जाता है. ठीक है. अब एसआई यूनिट क्या होती है? जैसे आपने किसी न्यूमेरिकल में वर्क निकालने को बोला, आपने वर्क डन निकाल दिया, लास्ट में क्या लगाओगे? एसआई यूनिट इसकी होती है जूल्स. ठीक है. आप देखोगे यूजली हम जे लगाते हैं. और अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो बच्चे फोर्स की क्या होती है? न्यूटन. एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस किस में होता है? मीटर्स में होता है. सो ये होती है न्यूटन मीटर. सो वर्क डन या तो हम बोलते हैं न्यूटन मीटर, बहुत कम यूज होता है क्योंकि जूल्स एक वर्ड मिल रखा है, सो हम जूल्स में लिखते हैं. तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स. आप कभी कभी आ जाता है कि डिफाइन 1 जूल, तो कैसे डिफाइन करते हैं? ये बहुत आएगा. जैसे न्यूटन था तो 1 न्यूटन डिफाइन करो, किसी की जूल्स है तो 1 जूल्स डिफाइन करो, आगे अभी हम पावर में वॉट पढ़ेंगे तो 1 वॉट डिफाइन करो. तो सिंपल फॉर्मूले से डिफाइन होता है. जैसे फॉर्मूले में क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां कैसे बनेगा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स, न्यूटन में होता है फोर्स, सो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन मूव द ऑब्जेक्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ठीक है. 1 न्यूटन 1 मीटर, सो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम बोलेंगे देन 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन. सो हम बोलेंगे हाँ 1 जूल ऑफ वर्क किया है. जितनी इन चीजों को डिफाइन करने बहुत बार आ जाता है 1 मार्क में, सो ये उसके फॉर्मूले से ही डिफाइन हो जाता है. ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. आगे हम देखते हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक है. 3 चीजें हो सकते हैं, या तो है कि आपने पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, एक नेगेटिव वर्क डन हुआ है, और एक हमारा होता है जीरो वर्क डन हुआ है. ठीक है. जैसे अगर हम पॉजिटिव की बात करें सो तो सिंपल है, इट इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, अब क्या हो रहा है, यहां से वो इसको ऐसे रेड के जा रहे हैं, अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है. अब नेक्स्ट हमारा होता है नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? ये चीज हर बार होगी. जैसे हम फ्लोर पे एक छोटी सी बॉल भी है या एक बॉक्स लिया हमने और उसको हम धक्का मारे, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इस डायरेक्शन में, अगर जैसे जितना चाहे भारी डब्बा है चाहे हल्का डब्बा है,
जब हम उसको पुश करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो आप पुश कर रहे हो और उसका डायरेक्शन अरे पॉजिटिव वर्क डन है, लेकिन उस पे एक नेगेटिव वर्क डन भी हो रहा है। नेगेटिव क्या, आप देखोगे जब भी हम दो चीजों को रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन कॉज होता है। फ्रिक्शन क्या है, जैसे अगर कोई बहुत भारी डब्बा है वो क्यों आराम से नहीं जाता, क्योंकि जो ग्राउंड है वो उस पे ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो ये फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, आगे है जीरो। जीरो वर्क डन कब होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अब आप पूरा फोर्स लगा रहे हो, एक वॉल है उसमें पूरा फोर्स लगा रहे हो, आपकी तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा दैट मीन्स जीरो वर्क डन है। एक और इसका केस है, ये देखो जैसे आपने कोई भारी चीज उठाई, अब उस चीज को उठा के मैं चल रही हूं, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, मैं धक्का नहीं दे रही, उस चीज को मैंने उठा रखा है, तो फोर्स लग रहा है उस भारी चीज को पकड़ने में। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि मैंने उसको पकड़ रखा है। फोर्स लग रहा है, ऐसे समझो, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब वो जो चीज, आप जो भी बॉक्स पकड़ा हुआ है वो जा कहां रहा है, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। सो मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, एज जीरो वर्क डन। ठीक है, समझ में आ गया जीरो वर्क डन कब होता है हमारा, पहली चीज के कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दूसरी चीज के डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में नहीं हुआ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वर्क वाले कंसेप्ट में हमारा सिर्फ इतना, छोटी सी चीज थी, वर्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं एनर्जी, और ध्यान से समझें क्योंकि एनर्जी इतना डिफिकल्ट टॉपिक बना रखा है, सिंपल सा है। ठीक है, अब एनर्जी ना अलग अलग तरह की होती है। सबसे कॉमन एनर्जी वर्ड हमने कहाँ सुना है कि यार आज तो मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं है काम करने की, बोलते हैं ना हमारी बॉडी में भैया एनर्जी होती है तभी हम काम कर पाते हैं। इसके अलावा एनर्जीज हमने सोलर एनर्जी सुना होगा आपने, सन से जो एनर्जी आती है सोलर एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी हीट से जो आती है, सोनिक एनर्जी साउंड से जो आ रही है, मैकेनिकल हो गया ग्रेविटेशन की एनर्जी, देन पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब एनर्जीज है। लेकिन आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ऑल्सो ये दोनों कंबाइन होकर हमारी मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, तो वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना किससे, एनर्जी का थोड़ा बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर काइनेटिक और पोटेंशियल पे चलेंगे। सो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क प्रोसेसेस सम एनर्जी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई आज मुझे फुल एनर्जी है, मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ, आज मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो क्या चीज हम देख रहे हैं, एनर्जी है तो वर्क डन होगा, एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क प्रोसेसेस सम एनर्जी। अगर वो कुछ वर्क डन हो पाएगा उससे, मतलब उसमें कुछ एनर्जी है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। आपके अंदर कुछ कैपेसिटी है कुछ काम करने की, तो एनर्जी काउंट होगा। वो एनर्जी सिर्फ ऐसे नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकती है, एक कार भी है, अगर वो चल पा रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है, मतलब उसमें एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, वो डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्ट कैन गेन और लूज एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द वर्क डन। अब कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो एनर्जी को गेन करता है या लूज करता है। कैसे, इफ एन ऑब्जेक्ट डज सम वर्क इट लूजेज एनर्जी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ काम किया, एनर्जी लूज होगी, इट्स एनर्जी मतलब इट लूजेज इट्स एनर्जी। एंड इफ सम वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट गेन्स एनर्जी। जैसे मेरे अंदर एनर्जी थी, यहाँ पे ये पेन पड़ा था या एक बॉल पड़ी थी, मैंने उस बॉल को पुश किया, अब वो रोल होती हुई जा रही है, मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी उस बॉल में, तभी उस बॉल में मूवमेंट आया। तो ये क्या हुआ कि मैंने उतनी एनर्जी लूज करी जितने मैंने उसको बॉल को हिट किया, और उस बॉल ने उस एनर्जी को गेन किया जिसकी वजह से वो मोशन में आ गई। समझ रहे हो, ये होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब सुनने में बड़ा लगेगा कि यार एक बॉल को पुश करने में कितनी एनर्जी, लेकिन ये साइंटिफिक टर्म में माना जाएगा कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने उसको दिया, उस एनर्जी की वजह से उसमें वो मोशन आया। ठीक है, अब थोड़ा सा इन डिटेल चलेंगे। ऑल्सो उससे पहले एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है जूल। अभी हम पढ़ के आए, वर्क की भी एसआई यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी। तो बहुत जगह पे आप ये भी देखो, क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई वर्क डन उतना ही हो पाएगा जितनी एनर्जी है।
तो सिंपल सी बात है भाई, जितनी एनर्जी उतना काम होगा, जितना काम हुआ मतलब उतनी एनर्जी है। सो एक जैसी चीज है। अब आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे ऐसा होगा एनर्जी पूछेंगे तो हम कहेंगे हाँ वर्क डन इतना है ना, मतलब इतनी एनर्जी थी। सो यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों की एसआई यूनिट सेम है, दोनों की एसआई यूनिट इज जूल है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या वर्ड सुन के लगेगा भाई इस साल तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैं यहाँ से मूव कर पा रही हूँ, मैं मोशन में हूँ। जब भी कोई चीज मोशन में होती है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। स्टेशनरी है कोई काइनेटिक, अरे वो पहले क्यों मूव हो रहा है, यहाँ पे रख दिया इसको मैंने, कोई एनर्जी नहीं है इसमें। इसको मैंने पुश किया, मूव करने लगा, जैसे ही मूव करने लगा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, सो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट possesses some energy called kinetic energy. As the speed of the object increases, so is its kinetic energy. जैसे अगर ये ऐसे 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 मूव हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी, जितना ये ज्यादा तेज मूव होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जैसे एक कार देख लो, वो एक स्टेशनरी पोजीशन चलना स्टार्ट हुई, इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जितना ज्यादा मोशन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात होगी क्या दिमाग में आएगा, कोई भी चीज, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, एक बॉल है वो रोल हो रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है तभी वो रोल हो रही है। ठीक है, एनीथिंग इन मोशन कौन सी एनर्जी है, अगर वो रेस्ट पे नहीं है मोशन में मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी जब हम फॉर्मूलाज देखेंगे, जब हम यूज करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, m क्या हो गया हमारा, मास हो गया, v हो गया वेलोसिटी। ठीक है, और v कौन सी वाली वेलोसिटी, फाइनल वाली वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि भाई कोई भी चीज अगर मोशन में आई है स्टार्ट तो रेस्ट से ही हुई होगी। सो u हमारा 0, v हो गई यहाँ पे वेलोसिटी हमारी। ठीक है बेटा, अब आता है कभी कभी इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन बहुत इजी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था, वर्क से स्टार्ट किया था। वर्क डन का क्या फॉर्मूला था बच्चे, वर्क डन हमारा था सिंपल डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स की अगर हम बात करें तो याद करो यार, फोर्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या पहले, हाँ एक तो फॉर्मूला पढ़ा है, उसमें क्या था हमारा, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा था हमने। तो फोर्स का फॉर्मूला तो यहां से मिल गया। अब s अगर हमें निकालना है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या किसी फॉर्मूले से s याद निकाल सकते हैं हम, देखो एक फॉर्मूला था v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि जब आप मोशन के यूज कर रहे थे तो आपने सेकेंड वाला क्यों नहीं किया, जिसमें हमारा होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। मैम अभी ये भी तो यूज कर सकते थे, डायरेक्ट s का फॉर्मूला लगाते, लेकिन अभी मैंने आपको बताया जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें हमें वेलोसिटी के साथ रिलेशन चाहिए ना। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो तो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, इसलिए हमने ये वाला यूज नहीं किया। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब यहां से अगर मुझे s की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी s की वैल्यू, सिंपल आएगी v² माइनस u² अपॉन में 2a, यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन में 2a, ये आएगा। अब एक यहां से मिल गया, एक यहां से मिल गया, वैल्यू पुट कर देते हैं जरा यहाँ पे। सो अच्छा वर्क डन क्या है, अभी मैंने बताया दोनों की एसआई यूनिट जूल है, तो मैं वर्क डन लिखूं या मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है ना, हाँ एक ही बात है भाई। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सो फोर्स हमने बोला m इंटू ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय s हमने बोला v² माइनस u² अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा यहाँ पे मैथ्स लगाओ थोड़ा सा, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे 2 बचा और यहाँ पे है m, सो 1/2 और m मल्टीप्लाई हो रहा है v² माइनस u² से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नो दैट, पहले इसको उससे कर देते हैं, येलो कलर से लिख देते हैं कि इतनी देर से मैं बता रही हूँ कि भैया जब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सो ये हो गया जी हमारा 0, चलो बेटा ऊपर। सो ये आ गया जी 1/2, ये हो गया m v² माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, v² में से 0 का स्क्वायर माइनस करेंगे v² ही आएगा। सो ये आ गया हाफ m v²। सो क्या मैं कह सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, चेक कर लो जरा, हाफ m v², अरे ये तो फॉर्मूला आ गया।
तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। तो जब भी आपके पास अगर ऐसे डेरिवेशन करने को आएगा तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, वर्क डन के फॉर्मूला से, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, इसके बाद मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कुछ हो सकता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो डाउट था कि एस का फॉर्मूला ये क्यों लिया वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ ली, अब पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में सिंपल मैंने बता दिया, किसी कोई भी चीज में जब वो चीज मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? जब कोई चीज हाइट पे होती है, जैसे ये बॉल हाइट पे है अभी, तो यहाँ पे इतनी हाइट पे होने के बाद इसमें कुछ एनर्जी है, छोड़ोगे जाएगी नीचे, उसमें कुछ एनर्जी तभी जा पा रही है किसी भी, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींचती है। तो किसी भी चीज को अगर मैं, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, अभी कोई एनर्जी नहीं है, मैं इसको यहाँ ले गई, जैसे ही मैं, रुक जाओ स्क्रीन में रहो, सो जैसे ही मैं इसको यहाँ लिया, मुझे पता है ये नीचे जाएगा ही जाएगा, है ना। सो इसमें जब आप किसी चीज को हाइट पे लेके जाते हो तो आप उसमें एक एनर्जी भरते हो। कौन सी एनर्जी भरते हो? पोटेंशियल एनर्जी भरते हो, ठीक है। और एक और चीज है, उसकी शेप की वजह से, अरे अरे भाई, उसकी शेप की वजह से। शेप की वजह से कैसे? जैसे यहाँ पे एक आराम से आपके पास बो एंड एरो पड़ा हुआ था, ठीक है, बेचारा रेस्ट पे है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ही मैंने एरो को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, शेप चेंज करी, अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगी, क्या होगा? ये भगता हुआ आगे जाएगा। क्या? क्योंकि जब मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैंने उसमें क्या, जो मेरी एनर्जी थी वहां से मैंने इसमें कौन सी एनर्जी डाली? पोटेंशियल एनर्जी डाली। कैसे डाली? शेप चेंज करके, ठीक है। सो हमने देखा हाइट की वजह से और शेप की वजह से क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। और इसका डेरिवेशन तो बहुत ही ईजी है। इसका फॉर्मूला क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे सिंपली mgh, ठीक है। mdh पे मत ले जाना, mdh याद ऐसे कर लेना, mgh, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर हम उसी से ही चले तो वर्क डन हमारा क्या होता है? डिस्प्ले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स अभी देखा था हमने लास्ट वाले में, भाई फोर्स क्या है? ma लिख सकती हूँ मैं उसकी जगह, एंड s यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? जब आप हाइट पे चीज को लेके जा रहे हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट इक्वल हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिख देंगे हाइट। और नेक्स्ट मेजर रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? जैसे यहां से अगर मैं इसको, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये हाइट पे है, अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो किसकी वजह से नीचे आ रही है? ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला है? ग्रेविटी वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से आ गया mgh, ठीक है। सो जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी दैट इज इक्वल टू mgh, ठीक है। m स्टैंड्स फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हो गई हमारी हाइट, ठीक है। अब क्योंकि हम ग्रेविटी की इतनी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। क्योंकि ये हाइट पे ले जाने का मतलब ये है कि एनर्जी क्यों भरी? क्योंकि भैया हर चीज नीचे की तरफ ही आती है, ठीक है। सो वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट राइजेस अबव द ग्राउंड सम वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब हमें पता है ग्राउंड पे कोई भी चीज पड़ी है, जैसे अभी मान लो इसका ग्राउंड ये है, ग्राउंड पे कोई भी चीज पड़ी है, जब मैं इसको ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? एक्चुअल में ग्रेविटी के हिसाब से उसको नीचे रहना है, लेकिन आई एम डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, मैं वर्क डन करके उसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। सो इट इज ऑलवेज अगेंस्ट ग्रेविटी। नाउ सिंस वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट वुड गेन सम एनर्जी। द एनर्जी दैट द ऑब्जेक्ट गेन्स एट अ हाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? और डीपली समझ में आ गई हुई चीज, जब भी आप किसी चीज को हाइट पे लेके जा रहे हो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज कर रहे हो, और जब आप वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चीज कर रहे हो आपकी इसमें एनर्जी लगेगी करने में। और जो एनर्जी, क्योंकि आप अगर एनर्जी आप लगा रहे हो, एनर्जी लूज कर रहे हो, तो किसी चीज को तो गेन है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो इसको एनर्जी गेन हुई। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, ठीक है। नाउ इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड अप टू अ सर्टेन पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस लाइन को दोबारा से एक बार समझाती हूँ क्योंकि इसके साथ एक डीप मीनिंग भी है, वो भी समझना है। Now it is defined as the amount of work done required in raising an object above अब एक ग्राउंड से चीज को उठाना। अब देखो ये जो क्या स्टाइलस है मेरे पास, इसको तो मैं कितने आराम से उठा पा रही हूँ। यही अगर लोहे का भारी वो होता तो क्या इतना आसान होता उठाना? क्या उठा तो पाते, लेकिन वो
भारी होता, तो दैट मीन्स हम कितना वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जितना उसका वेट होगा। जितनी हल्की चीज होगी उतना ही ये वर्क डन करना आसान है, जितना भारी होगा उतना ही मुश्किल होगा। तो मतलब वेट जो है, उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है उस हिसाब से उस पर वर्क डन होगा। हल्का है तो आसान रहेगा, भारी चीज है तो उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है इस लॉ में? पहले उसके लिए ये पढ़ो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने ग्राउंड लेवल से इस चीज को उठाया, क्या हुआ, इसमें कौन सी एनर्जी है बच्चे, क्योंकि ये हाइट पे है। जैसे ही चीज हाइट पे, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इसको ड्रॉप करूंगी दोबारा ग्राउंड पे आएगा तो क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई क्योंकि उसकी हाइट खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ है, जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगी नीचे को गिरेगा, मतलब ये यहां से मूव करने लगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मोशन में आ गया ना। तो हमारी क्योंकि हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन क्योंकि वो चीज मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है बच्चे, सो देखो हमने यहाँ पे देखा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे अभी हमने देखा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब वो कह रहे हैं कि एनर्जी ऐसी चीज है, ना तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे हम कहोगे भाई खाना वाना खाओ, क्यों नहीं क्रिएट होगी, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अगर खाना खा के आपको एनर्जी मिल रही है तो खाने की एनर्जी कन्वर्ट हुई आपकी एनर्जी में। समझ रहे हो? मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नाउ इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। नाउ द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें लेट्स सपोज अगर ये इतनी हाइट पे है एंड रैंडम बोल रही हूँ मैं, लेट्स सपोज इसमें 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, 100 जूल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। सो जब ये मोशन में आएगा, इसमें जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो भी 100 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है, सो the law of conservation of energy is valid in all situations and for all kind of transformations. ठीक है, सो भैया हमेशा ऐसा ही होगा एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा चाहे जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्जन सारा समझ में आ जाएगा। एक और बेसिक एग्जांपल भी लूंगी, थोड़ा सा पहले ये ले लेते हैं। इन दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है हमारी, डैम्स आर यूज्ड टू ब्लॉक द वाटर एंड इट कम्स इनटू रेस्ट एंड पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहां पे पानी का फ्लो होता है, उसको हम रोक के रखते हैं, लेकिन वो क्या है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, हाइट पे है। अब वो चीज अगर हाइट पे है तो मतलब उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। When the dams are opened, the potential energy possessed by the collective water transforms into kinetic energy and water flows। अब जैसे ही डैम खुलता है तो क्या होता है, पानी फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे पानी ने जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तभी वो मोशन में आ गया। सो हमने यहाँ पे देखा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई हमारी काइनेटिक एनर्जी में। नाउ द मूविंग वाटर फॉल ऑन द turbine and the turbine comes into motion, here the kinetic energy possessed by the water is transformed into mechanical energy। तो जब ये मोशन में आती है दोनों चीजें तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है। the turbine is connected with the dynamo box that transfers mechanical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हमने क्या किया, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने, जिसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी ऑफ कोर्स। सो इन दिस एग्जांपल द न्यू एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड। आपने वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको क्रिएट नहीं किया, वो यही पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर कंबाइन होके मैकेनिकल एनर्जी बनी, मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी। सो ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, सो इट्स नॉट क्रिएटेड, एनर्जी इज जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई होप ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। और एक एग्जांपल दे देते हैं, इतनी देर से जो हम
स्टाइलस को बार बार गिरा रहे हैं, वैसे ही एग्जांपल दे देते हैं। सो अब ये बॉल है, इस बॉल को इमेजिन करो, दिख रहा है हमें ये ग्राउंड लेवल है, ये बॉल कुछ हाइट पे पड़ी हुई है, ठीक है, इतनी हाइट पे हमारी ये बॉल पड़ी हुई है। जब ये बॉल हाइट पे और अभी रेस्ट पे है, हमें दिख रहा है बॉल इज एट रेस्ट, तो बॉल हमारी रेस्ट पे है एंड यहाँ पे अगर ये रेस्ट पे है बच्चे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इज 0, बट पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये हाइट पे है तो इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि वो हाइट पे है। अब जब ये बॉल यहां से नीचे गिरेगी, अब क्योंकि वो क्या हुआ, मोशन में आई, सो अब काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी क्योंकि चीज मोशन में आई है, ठीक है। अब क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, बॉल अगर यहाँ पे आ गई, पहले वो इतनी हाइट पे थी, अब वो इतनी हाइट पे है, सो जैसे जैसे वो ग्राउंड के पास आ रही है, हाइट कम हो रही है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी आती जा रही है। सो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है। एंड वंस वो जब पूरे फ्लो के साथ नीचे पहुंच सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही वो नीचे गिरेगी थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस होगा, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो ये काइनेटिक फर्दर सोनिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम बचा है, लेकिन क्योंकि वो चीज मोशन में है सो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब हो सकता है वो जाके ठा करके बजे सोनिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हो सकता है कि इतना साउंड ना आए, वो नीचे जाके भी फ्लो करने लग जाए क्योंकि उसमें इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो कोई बॉल गिरी और वो चलने लग गई, ठीक है, ऐसा नहीं कि रुक के चलने लग जाएगी, ठीक है, कोई यहाँ पे मैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं बता रही, बॉल गिरी एंड क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी थी तो वो फ्लो करने लग जाती है, ठीक है। सो यहाँ से हमने देखा क्या हुआ, इस टाइम पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, एंड जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होता जा रहा है। सो हमने यहाँ पे देखा पहली चीज तो सम ऑफ potential energy and kinetic energy of the object would be same at all point, that is potential energy plus kinetic energy is always constant। जैसे यहाँ पे हमारी दोनों में से देख लो, एक मैक्सिमम थी एक 0 थी, मान लो इसका मैक्सिमम 100 जूल्स है, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मान लो काइनेटिक एनर्जी 50 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी 100 से 50 हो गई, तब भी दोनों का से प्लस करोगे सेम ही रहेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 100 हो गई, तो भैया हमने देखा था भाई जितनी वो होगी वो भी इतनी सेम ही होगी। सो थ्रू आउट दी जगह कहीं पे वो 70-30 हो जाएगा, 60-40 हो जाएगा, तो वो अलग अलग होता जाएगा लेकिन वो कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। तो ये होता है बच्चे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पावर की, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, पावर क्या होती है। अब इतनी देर से हम एनर्जी की तो बात कर रहे हैं, अब मान लो एक मैं हूं और एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, ठीक है, मैं कह रही भाई मेरी तो एनर्जी पूरी है, आज मैं जो मर्जी काम करूं, ठीक है, और वो जो बॉडी बिल्डर मेरे साथ पड़ा है वो भी कह रहा है भाई मेरी एनर्जी आज पूरी है, मेरे से कुछ भी काम करा लो, ठीक है। अब एक भारी सा डब्बा ला के रख दिया, मेरी एनर्जी तो पूरी है, क्या मैं उतना भारी डब्बा उठा पाऊंगी? शायद ना उठा पाऊं। लेकिन ये जो बॉडी बिल्डर मेरे साथ में है ये कहेगा एनर्जी तो पूरी है, ले भाई इतना भारी डब्बा भी उठा दिया। तो अब दोनों में क्या फर्क था? पावर का, वो ज्यादा पावरफुल है। आपने कभी कभी ये चीज सुनी होगी ना कि अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है बैटरी वाली स्कूटी है और एक है जो पेट्रोल से चलती है, दोनों में से हमें पता है ज्यादा पावरफुल कौन है? पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी। अब अगर मुझे यहाँ से लेट्स सपोज स्कूल मेरा 1 घंटे के डिस्टेंस पे है, अगर मैं बैटरी वाली स्कूटी से जाऊंगी हो सकता है मुझे एक घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन अगर मैं वो अपनी स्कूटी वो पेट्रोल वाली स्कूटी पे जाती तो हो सकता है भैया तेज चला के मैं आधे घंटे में पहुंच सकूँ, स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी पावर ज्यादा है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट or slow the work is done. So power is defined as rate of doing work. किस रेट पे काम हो रहा है, जल्दी काम हो रहा है, धीरे काम हो रहा है, वो कैलकुलेशन होता है, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड
पावर, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना जल्दी काम होगा। जैसे एक एग्जांपल और हो सकता है, घर में आपने यूटेंसिल वो देखे होंगे, जो हमारे क्या बोलते हैं किचन में हम जो अप्लाइंसेस यूज करते हैं उसमें भी पावर होते हैं। जैसे एक सैंडविच मेकर है, एक छोटा सा सैंडविच मेकर है, उसकी ज्यादा पावर नहीं है तो उसमें सैंडविच बनने में टाइम ज्यादा लगेगा। यही अगर आपने एक ज्यादा अच्छी ब्रांड का एक बड़ा सैंडविच मेकर ले लिया, उसकी पावर ज्यादा होगी, हो सकता है उसमें 10 मिनट में जल्दी जल्दी से बन जाए सैंडविच। सो पावर का डिफरेंस रहता है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज डिफाइंड एज पावर, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क की जगह हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। काम कैसे किया जाता है? एनर्जी को ट्रांसफर करके। तो आप या तो बोल लो रेट ऑफ डूइंग वर्क या बोल लो रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। एनर्जी कितनी जल्दी ट्रांसफर हो रही है मतलब उतनी जल्दी वर्क डन हो रहा है। कितनी धीरा टाइम लग रहा है उसको, धीरा टाइम मतलब धीरे लग रहा है टाइम एनर्जी को ट्रांसफर करने में, मतलब उतना ही स्लोली वर्क डन हो रहा है। ठीक है, सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, नाउ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। जब भी हम ये आ जाता है ना, रेट वर्ड आ जाता है, रेट ऑफ डूइंग दिस, रेट ऑफ डूइंग दिस, तो हम हमेशा क्या करते हैं? अपॉन में टाइम से उसको करते हैं हमेशा। ठीक है, सो पावर हमारा इक्वल हो जाएगा वर्क डन अपॉन में टाइम। सो नाउ पावर की एसआई यूनिट की बात कर लेते हो, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो हम कह सकते हैं 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, क्योंकि हमारा क्या है? वर्क डन अपॉन में टाइम है। सो 1 जूल ऑफ वर्क करा जाएगा 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे 1 वॉट की पावर यूटिलाइज हुई है। ठीक है बच्चे, नाउ वी एक्सप्रेस लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट। जैसे अभी हमने देख लिया 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट। कभी कभी जब हमारी बड़ी यूनिट्स होती है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो 1 किलोवाट हमारा 1000 वॉट्स का होता है। ठीक है, सो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, एंड हम इस 1000 वॉट को और क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 1000 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि हमने कहा था एसआई यूनिट कहां से आती है? क्योंकि ये वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क डन होता है जूल्स में, टाइम होता है सेकेंड्स में। तो हम कह सकते हैं इधर सिंपल रखेंगे कि 1 किलोवाट हमारा 1000 वॉट्स में होता है, एंड अगर हम उसको जूल्स पर सेकेंड भी लिखते हैं तो हम वॉट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, या आप कहीं देखोगे जे एस और -1 होते हैं, क्योंकि वो अपॉन में एस है तो उसको साथ लिखने के लिए पावर -1 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अगर आ गई तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। छोटू सा चैप्टर था, आई होप सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। जो मुश्किल लग रहा था वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो एक और मुश्किल चीज है दैट इज द न्यूमेरिकल्स। सो हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बुक के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे, बैक एक्सरसाइज इंडेक्स वो भी, और फिर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, सो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।